साल 2010 ग्वाटेमाला सिटी के बीचों बीच रात के अंधेरे में अचानक जमीन फट गई। कुछ ही मिनटों में एक विशाल गोल गड्ढा बन चुका था। उसकी गहराई लगभग 100 फीट से ज्यादा थी। आसपास की इमारतें टूट गईं, सड़कें अंदर धंस गईं और लोग समझ ही नहीं पाए कि पूरी जमीन अचानक नीचे कैसे चली गई। बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि नीचे की मिट्टी और चट्टानों के अंदर मौजूद पानी ने धीरे धीरे खाली जगह बना दी थी। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जमीन के नीचे एक पूरा संसार था जो लगातार बदल रहा था। ऐसी घटनाएं दुनिया में कई जगह होती हैं। कहीं सिंकहोल्स बनते हैं, कहीं पूरा शहर धीरे धीरे नीचे बैठने लगता है और कहीं जमीन के नीचे बहता पानी सुरंगें बना देता है। लेकिन जब लोग यह सुनते हैं कि पृथ्वी के नीचे पानी मौजूद है, तो एक सवाल बहुत कॉमन होता है। अगर धरती के नीचे इतना पानी है तो पूरी पृथ्वी खुद क्यों नहीं डूब जाती? आखिर वह टिक कैसे रही है? यह सवाल सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें पृथ्वी की असली बनावट तक ले जाता है। क्योंकि असलियत यह है कि हम जिस जमीन पर चलते हैं वह उतनी सॉलिड नहीं है जितनी दिखती है। पृथ्वी के अंदर पानी है, गर्म पिघली चट्टानें हैं, दबाव है, लगातार मूवमेंट है और एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अरबों साल से बैलेंस बनाकर चल रहा है। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी थी, तब वह आज जैसी ठंडी और स्थिर नहीं थी। पूरा ग्रह मोल्टन रॉक यानी पिघली हुई चट्टानों का एक विशाल गोला था। लगातार एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स हो रहे थे, सरफेस पर लावा उबल रहा था और एटमॉस्फेयर बेहद जहरीला था। उस समय पृथ्वी पर कोई महासागर नहीं था। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि धीरे धीरे वॉल्केनिक गैसेस और स्पेस से आए आइसी एस्टेरॉइड्स तथा कॉमेट्स ने पृथ्वी पर पानी उपलब्ध कराया। करोड़ों वर्षों तक एटमॉस्फेयर ठंडा होता गया और पहली बार वाटर वेपर कंडेंस होकर बारिश में बदला। लेकिन वह बारिश आज जैसी नहीं थी। संभवतः लाखों वर्षों तक लगातार बारिश होती रही। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर पानी जमा होने लगा और शुरुआती महासागर बने। इसी समय एक और महत्वपूर्ण चीज हो रही थी। पृथ्वी का आउटर लेयर ठंडा होकर क्रस्ट बना रहा था। यही क्रस्ट आज कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर्स का आधार है। लोग अक्सर कल्पना करते हैं कि पृथ्वी के नीचे एक विशाल पानी का समुद्र है और उसके ऊपर जमीन तैर रही है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। पृथ्वी की परतें किसी पानी की टैंक जैसी नहीं है। सरफेस के नीचे ज्यादातर हिस्सा सॉलिड रॉक का है। पानी मौजूद है, लेकिन वह चट्टानों के पोर्स, क्रैक्स और अंडरग्राउंड रिजर्वोयर्स में ट्रैप्ड होता है। अगर हम जमीन के नीचे कुछ किलोमीटर उतरें तो वहां ग्राउंड वाटर यानी भूजल मिलता है। यही पानी कुओं, बोरवेल्स और जमीन के नीचे की चट्टानों व मिट्टी के बीच जमा रहता है। लेकिन यह किसी खाली गुफा में भरे स्विमिंग पूल की तरह नहीं होता। अधिकांश मामलों में पानी टाइनी स्पेसेस के बीच मौजूद रहता है, ठीक वैसे जैसे स्पंज के अंदर पानी भर जाता है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ग्राउंड वाटर पर निर्भर है। भारत, अमेरिका, चीन और मिडिल ईस्ट के कई क्षेत्रों में करोड़ों लोग अंडरग्राउंड वाटर से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन लगातार पंपिंग की वजह से कई शहर धीरे धीरे नीचे बैठ रहे हैं। मैक्सिको सिटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह शहर पुराने लेक बेड पर बना था। दशकों तक ग्राउंड वाटर निकालने से नीचे की मिट्टी कंप्रेस होने लगी। आज शहर के कुछ हिस्से कई मीटर तक नीचे धंस चुके हैं और यह प्रक्रिया अब भी जारी है। बिल्डिंग्स टिल्ट हो रही हैं, पाइपलाइंस टूटती हैं और ड्रेनेज सिस्टम्स फेल हो रहे हैं। इस तरह की घटनाएं लोगों को यह महसूस कराती हैं कि जमीन के नीचे पानी होने का मतलब इनस्टेबिलिटी हो सकता है। लेकिन इससे पूरी पृथ्वी नहीं डूबती, क्योंकि पृथ्वी की स्ट्रक्चर बहुत अलग तरीके से काम करती है। असल में पृथ्वी को समझने के लिए हमें उसके लेयर्स को समझना होगा। सबसे ऊपर क्रस्ट है, जिसके ऊपर हम रहते हैं। इसके नीचे मैंटल है, जो लगभग 2900 किलोमीटर गहरा है। उसके नीचे आउटर कोर और फिर इनर कोर है। आउटर कोर मुख्य रूप से लिक्विड आयरन और निकल से बना है, जबकि इनर कोर सॉलिड आयरन निकल का है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरफेस के नीचे मौजूद अधिकांश हिस्सा पानी नहीं बल्कि रॉक और मेटल है। पृथ्वी का कुल मास इतना विशाल है कि ग्राउंड वाटर उसकी तुलना में बेहद छोटी मात्रा है। अगर पृथ्वी के अंदर मौजूद सारा पानी निकालकर एक जगह रख दिया जाए, तब भी वह पूरे ग्रह की ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज नहीं करेगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पानी कितना है। असली सवाल है कि ग्रेविटी और प्रेशर इस पूरे सिस्टम को कैसे स्टेबल रखते हैं। ग्रेविटी पृथ्वी के हर हिस्से को उसके सेंटर की तरफ खींचती है। इसी वजह से एटमॉस्फेयर बंधा हुआ है, महासागर सरफेस पर टिके हैं और माउंटेन्स भी अंततः कोलैप्स नहीं होते। सरफेस के नीचे मौजूद पानी भी ग्रेविटी के नियमों का पालन करता है। वह पानी धीरे धीरे नीचे रिसता है, दबाव के अनुसार इधर उधर बहता रहता है, लेकिन पूरी पृथ्वी की परत को घोलकर धरती को धंसा नहीं देता।
इसके अलावा चट्टानें जितनी ठोस दिखती हैं उतनी कमजोर भी नहीं होती। कई चट्टानें बेहद अधिक दबाव सह सकती हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट एक मजबूत कठोर खोल की तरह काम करती है। हालांकि इसमें दरारें, फॉल्ट लाइंस और लगातार खिसकती टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, फिर भी यही परत पूरी पृथ्वी को मजबूती से संभाले रखती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि सरफेस के नीचे सिर्फ ग्राउंड वाटर नहीं है। साइंटिस्ट ने डीप मेंटल में भी वाटर मॉलिक्यूल्स के एविडेंस खोजे हैं। 2014 में रिसर्चर्स ने रिंगवुडाइट नाम के मिनरल के अंदर केमिकली ट्रैप्ड वाटर के संकेत पाए। यह मिनरल मेंटल के अंदर हाई प्रेशर जोन में पाया जाता है। इससे यह संभावना मजबूत हुई कि पृथ्वी के डीप मेंटल में विशाल मात्रा में वाटर केमिकली ट्रैप्ड हो सकता है। यह डिस्कवरी काफी शॉकिंग थी, क्योंकि इससे पता चला कि पृथ्वी का वाटर साइकिल सिर्फ ओशंस और एटमॉस्फेयर तक सीमित नहीं है। सरफेस से ओशनिक प्लेट्स नीचे मेंटल में जाती हैं और अपने साथ वाटर बियरिंग मिनरल्स भी ले जाती हैं। फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी के जरिए कुछ पानी वापस सरफेस पर आता है। यानी अरबों साल से पृथ्वी के अंदर और बाहर पानी का एक विशाल जियोलॉजिकल साइकिल चल रहा है। लेकिन फिर भी पृथ्वी नहीं डूबती, क्योंकि यह पानी फ्री फ्लोइंग अंडरग्राउंड ओशन की तरह नहीं है। वह मिनरल्स के स्ट्रक्चर में बाउंड रहता है। कई जगह सुपर हीटेड कंडीशंस में मौजूद होता है, जहां टेम्परेचर 1000 डिग्री तक पहुंच जाता है। दरअसल पृथ्वी की स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण उसका प्रेशर बैलेंस है। जितना नीचे जाते हैं प्रेशर उतना बढ़ता जाता है। डीप अंडरग्राउंड कैविटीज लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि ऊपर मौजूद चट्टानों की परतें उन पर बेहद जबरदस्त दबाव डालती हैं। यही कारण है कि मूवीज में दिखाई जाने वाली विशाल हॉलो अर्थ जैसी बातें साइंटिफिक रियलिटी से मेल नहीं खाती। हालांकि लोकल कोलैप्सेस जरूर होते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में सिंकहोल्स बहुत कॉमन है, क्योंकि वहां मौजूद लाइमस्टोन आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाता है। धीरे धीरे नीचे खाली स्पेसेस बनती हैं और एक दिन सरफेस अचानक कोलैप्स कर जाती है। 2013 में फ्लोरिडा में एक आदमी अपने बेडरूम में सो रहा था। तभी अचानक जमीन धंस गई और पूरा कमरा सिंक होल में समा गया। रेस्क्यू टीम्स भी उसे बचा नहीं सकी। ऐसी घटनाएं डरावनी जरूर हैं, लेकिन वे लोकल जियोलॉजिकल फेलियर्स होते हैं, प्लैनेटरी कोलैप्स नहीं। पृथ्वी का स्केल इतना विशाल है कि सरफेस पर बनने वाले ये होल्स उसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी को प्रभावित नहीं करते। अगर हम और गहराई में जाएं, तो समझ आता है कि पृथ्वी लगातार डायनामिक है। कॉन्टिनेंट्स स्थिर नहीं है, वे टेक्टोनिक प्लेट्स पर बैठे हैं जो मेंटल के ऊपर धीरे धीरे मूव करती हैं। भारत की टेक्टोनिक प्लेट आज भी उत्तर की तरफ बढ़ रही हैं और हर साल कुछ सेंटीमीटर आगे सरकती हैं। इसी टकराव ने हिमालय को जन्म दिया था और यही लगातार होने वाली हलचल भूकंपों का कारण बनती है। अर्थक्वेक्स भी लोगों को यह महसूस कराते हैं कि जमीन सॉलिड नहीं है। 2011 के तोहोकू अर्थक्वेक और सुनामी में जापान का मुख्य आइलैंड होन्शु कई फीट तक शिफ्ट हो गया था। सुनामी आई, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ और साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि अर्थ की रोटेशन तक थोड़ा प्रभावित हुई। फिर भी ग्रह स्टेबल रहा, क्योंकि ये मूवमेंट्स क्रिस्टल स्केल पर होते हैं, पूरे प्लैनेट को तोड़ने वाले नहीं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज समझना जरूरी है। पृथ्वी टेक्निकली परफेक्ट सॉलिड स्फीयर नहीं है, वह थोड़ा फ्लेक्सिबल है। चंद्रमा और सूर्य की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी की क्रस्ट और ओशंस में टाइड्स बनते हैं। यहाँ तक कि सॉलिड अर्थ भी कुछ सेंटीमीटर तक राइज और फॉल करती है। इसे अर्थ टाइड्स या सॉलिड अर्थ टाइड्स कहा जाता है। यानी जमीन भी माइक्रोस्कोपिक स्तर पर लगातार मूव कर रही है, फिर भी हम इनस्टेबिलिटी महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि ये चेंजेस बहुत स्लो या बहुत स्मॉल स्केल पर होते हैं। इंसानी जिंदगी के मुकाबले जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्पीड बेहद धीमी है। माउंटेन्स बनने में करोड़ों साल लगते हैं, कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट होने में लाखों साल और ग्राउंड वाटर सिस्टम्स बदलने में दशकों या सदियां। लेकिन इंसानों ने इस प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। जरूरत से ज्यादा भूजल निकालना, खनन, तेल की खुदाई और फ्रैकिंग जैसी गतिविधियां पृथ्वी की परतों पर पड़ने वाले दबाव के संतुलन को बदल रही हैं। कुछ जगहों पर इंसानों की वजह से आने वाले भूकंप भी देखे गए हैं। अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में ऑयल एक्सट्रैक्शन और वेस्ट वाटर इंजेक्शन एक्टिविटीज के बाद भूकंपों की संख्या अचानक बढ़ गई थी। इसी तरह लार्ज डैम्स भी लोकल जियोलॉजी को प्रभावित कर सकते हैं। जब एक विशाल रिजर्वोयर बनता है तो अरबों टन पानी का वजन क्रस्ट पर पड़ता है। भारत के कोयना डैम के आसपास ऐसे सबूत मिले हैं कि बड़े जलाशयों की वजह से भूकंपीय गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यानी पानी सिर्फ जीवन ही नहीं देता, बल्कि वह धरती की बनावट और उसके अंदर के दबाव को भी बदल सकता है। फिर भी पृथ्वी का पूरा सिस्टम बेहद मजबूत है। इसकी सबसे बड़ी वजह उसका विशाल आकार है। इंसानों की गतिविधियां किसी इलाके को नुकसान पहुंचा सकती हैं,
लेकिन वे पूरी पृथ्वी को अचानक कमजोर या तबाह नहीं कर सकती। पृथ्वी का आकार और वजन इतना विशाल है कि उसके सामने समुद्रों का पानी, जमीन के नीचे का पानी और इंसानों द्वारा बनाई गई इमारतें बेहद छोटी चीजें हैं। असल में जब लोग पूछते हैं कि धरती नीचे पानी होने के बावजूद डूबती क्यों नहीं, तो वे अक्सर पृथ्वी को किसी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की तरह इमेजिन करते हैं। लेकिन पृथ्वी किसी और सरफेस पर रखी हुई चीज नहीं है जिसे नीचे का पानी गिरा दे। वह खुद ग्रेविटी से बंधा एक मैसिव प्लैनेटरी बॉडी है। उसके अंदर मौजूद हर लेयर उसी ग्रेविटी के कारण कंप्रेस्ड और स्टेबल है। अगर पृथ्वी हॉलो होती या उसकी क्रस्ट के नीचे विशाल एम्प्टी ओशंस होते तो उसकी स्टेबिलिटी आज जैसी नहीं होती। लेकिन रियलिटी में नीचे डेंस रॉक्स, मेटल्स, हीट और प्रेशर का एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है। यहाँ पानी भी उसी सिस्टम का हिस्सा है, कोई अलग कमजोर लेयर नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पृथ्वी के अंदर चलने वाली यही हलचल जीवन के लिए जरूरी भी है। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट वातावरण के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। ज्वालामुखी गैसों और नए तत्वों को बाहर लाकर पृथ्वी के वातावरण को लगातार बदलते और जीवित रखते हैं। जमीन के नीचे का पानी अनगिनत जीवों और इकोसिस्टम्स को सहारा देता है। पृथ्वी के अंदर की गर्म हलचल ही मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली प्रक्रियाओं से भी जुड़ी हुई है, जो हमें खतरनाक स्पेस रेडिएशन से बचाती है। अगर पृथ्वी सिर्फ एक पूरी तरह ठंडी और मृत चट्टान होती तो शायद जटिल जीवन कभी पैदा ही नहीं हो पाता। यानी जिस डायनामिक स्ट्रक्चर को लोग इनस्टेबिलिटी समझते हैं वही पृथ्वी को हैबिटेबल बनाता है। अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, ग्राउंड वाटर मूवमेंट, शिफ्टिंग कॉन्टिनेंट्स, ये सब उसी लिविंग जियोलॉजी के साइंस हैं जिसने अरबों साल तक ओशंस, क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर को बैलेंस किया। आज भी साइंटिस्ट्स पृथ्वी के डीप इंटीरियर को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। ह्यूमंस ने मून तक मिशन भेज दिए और मार्स पर रोवर्स उतार दिए, लेकिन पृथ्वी के अंदर सबसे गहरा बोरहोल, कोला सुपर डीप बोरहोल भी केवल लगभग 12 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया। इसके नीचे टेम्परेचर और प्रेशर इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि ड्रिलिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाती है। इसलिए आयरॉनिक बात यह है कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसका इंटीरियर हमें स्पेस से भी ज्यादा मिस्टीरियस लगता है। जमीन के नीचे क्या है, कितना पानी है, मेंटल में क्या प्रोसेसेस चल रही हैं, इन सब का पूरा जवाब अभी भी साइंस खोज रही है। लेकिन एक बात साफ है, पृथ्वी किसी पतली जमीन के नीचे छिपे समुद्र पर नहीं टिकी। वह ग्रेविटी, प्रेशर, रॉक मैकेनिक्स और जियोलॉजिकल साइकिल्स के एक विशाल संतुलन पर टिकी हुई है। नीचे मौजूद पानी उसे डुबोता नहीं, बल्कि उसी प्लैनेट वाइड सिस्टम का हिस्सा बनकर जीवन को संभव बनाता है। और शायद यही वजह है कि जब हम किसी नदी, वेल या ओशन को देखते हैं तो हमें सिर्फ सरफेस वाटर दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे एक पूरी हिडन अर्थ मौजूद है। क्रैक्स में बहता ग्राउंड वाटर, स्लोली मूविंग टेक्टोनिक प्लेट्स, डीप मेंटल मिनरल्स, मोल्टन मेटल कोर और अरबों साल पुराने जियोलॉजिकल फोर्सेस। हम जिस जमीन को पूरी तरह स्थिर मानते हैं वह वास्तव में लगातार बदल रही है, बस उसकी गति इंसानी जिंदगी से कहीं ज्यादा धीमी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।